हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज रावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिसंबर 2025 में एग्जाम दिए थे या फिर इसके बाद एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम सीएमए इंटर का जो दिसंबर 2025 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसका आज हम डिटेल्ड यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मैंने सेक्शन ए एमसीक्यू के आंसर आपको सेम डे प्रोवाइड करवा दिए थे जिस दिन पेपर हुआ था, बट एक बार 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। सेक्शन ए भी मैं करवा देता हूं पहले और उसके बाद हम सेक्शन बी पूरा पूरा यहां पे डिस्कस करने वाले हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बाद अभी एफएमबीडीए, ओएमएसएम और ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनल लेवल की अगर आप स्टूडेंट हो तो एसएफएम और एससीएम का भी सॉल्यूशन मैं जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूं। और जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, अगर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी मोबाइल ऐप का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि सेक्शन ए इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी आपको एमसीक्यू बता चुका हूं, बट आपको अलग अलग वीडियो में ना देखना पड़े। अगर आप 2 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो एमसीक्यू के सॉल्यूशन अलग, सेक्शन बी के सॉल्यूशन अलग अलग आपको ना देखना पड़े, इस वजह से मैं एक बार दोबारा से एमसीक्यू के आंसर आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। पेपर के पैटर्न को लेकर अब अगर मैं क्लियरली बात करूं तो पेपर में सेक्शन ए जो था वो इजी था। सेक्शन बी जो था उसको इजी तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, बट मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं। बाकी जैसे जैसे हम एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे मैं आपको लेवल जरूर बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का लेवल क्या है मेरे अकॉर्डिंगली। सेक्शन ए कंपलसरी क्वेश्चन, जैसा कि हमें पता आता है 2 मार्क्स के 15 इसमें एमसीक्यू थे, जिसमें अगर मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी पोर्शन एक बार दोबारा एनालाइज करवाऊं आपको तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रैक्टिकल दिखा एक, उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ 3, देन 4 5 6 7, सर 7 क्वेश्चन जो थे। और इवन आप चाहो तो इनको प्रैक्टिकल मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑप्शन में तो फिगर दिख रही है, बाकी ये जो पॉइंट है ये थ्योरी है। जो लास्ट पॉइंट है इसमें क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल दिख रहा है बट आंसर आपको थ्योरेटिकल देना है। तो आप कह सकते हो सर 50% प्रैक्टिकल और 50% थ्योरी पोर्शन था एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, पर्पस केवल यही है दोबारा बताने का एमसीक्यू आंसर आपको अलग अलग कल को वीडियो देखना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं मैं। आगे आने वाले 1.5 से 2 घंटे में हम पूरा का पूरा पेपर यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए होता है, कंपलसरी अकाउंटिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सी इसका करेक्ट आंसर था। सेकंड, which personnel of a financial firm play a key role in management accounting। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इनमें से किसका की रोल होता है? तो मैनेजर का की रोल होता है। देन थर्ड वन ये प्रैक्टिकल था। प्रोडक्शन डिटेल्स ऑफ मेसर्स बानी फूड केयर आर एज अंडर। 4 तरीके के प्रोडक्ट गिवन थे अपने पास, प्रोडक्ट ए बी सी और डी। प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन थी, मशीन आवर पर प्रोडक्शन रन गिवन था। यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन ऑफ 10 यूनिट्स। आप 10-10 यूनिट बनाते हो एक प्रोडक्शन रन में, तो सिंपल सी बात है 1000 यूनिट बनाने के लिए आपको 100 प्रोडक्शन रन करने हैं। बी 1100 यूनिट बनाने के लिए 110 प्रोडक्शन रन, सी 1200 यूनिट्स बनाने के लिए 120 प्रोडक्शन रन, डी 1500 यूनिट्स बनाने के लिए 150 प्रोडक्शन रन। इफ एक्टिविटी कॉस्ट पूल ड्यूरिंग द पीरियड इज 2,25,000 की कॉस्ट है एंड ओवरहेड आर अब्सॉर्ब बेस्ड ऑन मशीन आवर रेट, तो आपको नंबर ऑफ मशीन आवर की जरूरत पड़ेगी और मशीन आवर पर प्रोडक्शन रन हमारे पास गिवन है। द रेट पर कॉस्ट ड्राइवर इज, तो सर सबसे पहले तो आप यहां पे प्रोडक्शन रन कैलकुलेट कर लोगे। 1000 डिवाइड बाई 10, 1100 डिवाइड बाई 10, 1200 डिवाइड बाई 10, 1500 डिवाइड बाई 10, तो आपके ये प्रोडक्शन रन आ जाएंगे। ए के 100, बी के 110, सी के 120 और डी के 150। देन मशीन आवर पर प्रोडक्शन रन गिवन है 50, 40, 30 और 40।
मशीन आवर पर प्रोडक्शन रन है 50, 40, 30 और 40। तो प्रोडक्शन रन को मशीन आवर पर रन से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपके टोटल मशीन आवर पता लग जाएंगे, दैट वाज 19,000। आपकी कॉस्ट थी 2,25,000 फॉर 19,000 आवर्स। तो आपका जो फाइनल आंसर था वो था 11.84। बी वाज द करेक्ट आंसर, 11.84। नेक्स्ट फोर्थ वन, in activity based costing an item for which cost measurement is required is called, option B was the correct answer, cost object। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिफ्थ आपको फिर से मार्जिनल कॉस्टिंग में से एक प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल गया था 2 नंबर का। मेसर्स विष्णु लिमिटेड सेल्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन था ये, इन द रेशियो ऑफ 3:2। वेरिएबल कॉस्ट as a percentage of sales for product A and B is 95% and 90% respectively। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 95% है तो 5% विल बी पीवी रेशियो, और अगर वेरिएबल कॉस्ट 90% है तो पीवी रेशियो विल बी 10%। इफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹7,000, 7,000 रुपए अगर आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा फॉर मेसर्स विष्णु लिमिटेड। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल, आपका 2 प्रोडक्ट है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज पीवी रेशियो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन आपको रुपी टर्म्स में यहां पे गिवन थे। सॉल्यूशन इसका आपके सामने है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज पीवी रेशियो। तो 7,000 इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेटेड पीवी रेशियो निकाल दिया यहां पे सर। 5% पीवी रेशियो आएगा जिसका पोर्शन है 3/5, और 10% है जिसका पोर्शन रहेगा 2/5। इसको सॉल्व किया तो ये 7% आया, 7% को फॉर्मूले में रखा तो 1 लाख विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट। आंसर था आपका ऑप्शन ए, 1 लाख वाज द करेक्ट आंसर। फिर से मैं बोल देता हूं कि ये जो एमसीक्यू है ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं सेम डे जिस दिन आपको पेपर हुआ था, बट दोबारा से इस वीडियो में फुल फ्लेज वीडियो में करवाने के पीछे पर्पज यही है, पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाए। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, ए कंपनीज सेल्स डिक्लाइन फ्रॉम ₹9 लाख टू 7 लाख, 2 लाख रुपए का चेंज आ गया सेल्स में, कोजिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 टू बिकम ए लॉस ऑफ 50,000। 50,000 रुपए की प्रॉफिट को 50,000 के लॉस में जाने का मतलब 1 लाख रुपए का चेंज आना, क्योंकि प्लस 50,000 को माइनस 50,000 तक लेके जाने के लिए 1 लाख रुपए का चेंज है। व्हाट इज द कंपनी पीवी रेशियो? सर फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट में चेंज है 1 लाख का, सेल्स में चेंज है 2 लाख का, आंसर विल बी सी 50%। आंसर आपके सामने है 7th वन। नेक्स्ट सेवंथ ABCA मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इवेल्युएटिंग 2 मशीन, 2 मशीनें इनके सामने फॉर इट्स प्रोडक्शन लाइन। द एसोसिएटेड कॉस्ट आर एज फॉलोज। मशीन है सेमी ऑटोमेटेड और फुल्ली ऑटोमेटेड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज देखूं तो 6 रुपए का है, और फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज देखूं तो ये 18,000 का है। क्योंकि बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज करेक्ट, और इसके लिए आपको सबसे पहले तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां पे 18,000 रुपए का चेंज है फिक्स्ड कॉस्ट में, और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है 6 रुपए का। तो 18,000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 3,000। ये जो 3,000 का इन डिफरेंस पॉइंट आता है, ये 3,000 का जो इन डिफरेंस पॉइंट आता है, इसका मतलब होता है 3,000 के लेवल पे आप कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो। 3,000 से कम के लेवल पे हमें वो ऑप्शन अडॉप्ट करना होता है जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है, और 3,000 के ऊपर ऑप्शन पे हमें वो ऑप्शन अडॉप्ट करना होता है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। तो पॉइंट नंबर 1 ही इसका सही आंसर था, क्योंकि लिखा हुआ था सेमी ऑटोमेटेड मशीन फर्स्ट वन शुड बी चूजन इफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 2,500 यूनिट्स। तो 3,000 यूनिट से कम लेवल पे आपको लोअर फिक्स्ड कॉस्ट वाला ऑप्शन अडॉप्ट करना होता है। तो लोअर फिक्स्ड कॉस्ट सेमी ऑटोमेटेड की है, तो यही आपका सही ऑप्शन था, ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन 8th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो जब आप ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड पढ़ते हो तो उसमें टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्केट प्राइस तो पढ़ते हो, स्कीमिंग प्राइस मेथड नहीं पढ़ते क्योंकि होता ही नहीं है। तो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, ए कंपनीज बजट एंड एक्चुअल फॉर ए पीरियड आर एज फॉलोज। आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, बजटेड प्रोडक्शन 6,000 यूनिट्स, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000 और स्टैंडर्ड टाइम फॉर पर यूनिट 2 घंटे।
तो अगर 6000 यूनिट का आपका टारगेट था, 2 घंटे काम करने का टारगेट था, तो 12000 घंटे, जिसके लिए 1,20,000 रुपए का खर्चा, मतलब 10 रुपए पर आवर का खर्चा आप स्टैंडर्ड बजट मान के चल रहे थे। लेकिन एक्चुअल में आपने 5900 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, एक्चुअल ओवरहेड आपका 1,22,000 हुआ, एक्चुअल में आपने 11,500 घंटे काम किया, बट क्वेश्चन की डिमांड तो केवल और केवल कॉस्ट वेरिएंस है, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो 5900 यूनिट्स आपने काम किया, 2 घंटे अगर लगने चाहिए थे तो लगने चाहिए थे 11,800 आवर, और 10 रुपए का खर्चा था, तो मल्टीप्लाई बाय 10, 1,18,000 रुपए का आपका खर्चा आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में खर्चा है 1,22,000, तो 4,000 एडवर्स आपका आंसर है। पी वॉज योर करेक्ट आंसर। इसकी वर्किंग आपको देखनी है तो यहां पे आप देखिए, वर्किंग आपको देखनी है तो वर्किंग आपके सामने है। 9th का आंसर, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 5900 यूनिट आपने बनाई, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स कंज्यूम होने थे, और 10 रुपए पर आवर का रेट था, दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल खर्चा तो एज इट इज गिवन ही है क्वेश्चन में, तो 4000 एडवर्स वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से ही 2 मार्क्स का एमसीक्यू गिवन था। Messrs N Store Limited produces 500 units of a product A in 12 hours per unit. पर यूनिट मतलब 6000 घंटे में, अगेंस्ट स्टैंडर्ड आवर्स 16 पर यूनिट, और स्टैंडर्ड आवर्स था आपका 16, मतलब आपने बनाई तो एक यूनिट 12 घंटे में है, बननी थी 16 घंटे में, अच्छी बात है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर आपका 48 है, एक्चुअल रेट पर आवर आपका 52 है, लेकिन आपको केवल और केवल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसी कैलकुलेट करके देना है, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स की मैं बात करूं तो 16 इंटू 500 8000, एक्चुअल आवर्स आपके 12 इंटू 500 6000, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 48। जब इसको सॉल्व किया तो ये 96,000 फेवरेबल आया, दैट वाज द करेक्ट आंसर। A, option A was the correct answer. Option A was the correct answer. मैं आपको जो भी ये सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, चाहे वो एमसीक्यू के सॉल्यूशन हो या फुल फ्लेज सेक्शन बी वाले आंसर्स हो, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से आप ये पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी कुछ आना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 11, ए ब्लैंक इज ए बजट विच इज कंटिन्यूअसली अपडेटेड बाय एडिंग ए फर्दर अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड एक्सपायर्ड। जब अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड एक्सपायर्ड हो जाता है तो अगले पीरियड के लिए बना लेते हैं, अपडेट करते रहते हैं, तो सर ये होता है रोलिंग बजट में। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर, रोलिंग बजट। नेक्स्ट 12th वन, ए डिवीजन ऑफ ए कंपनी हैज ऑपरेटिंग एसेट है इनकी 5 लाख की, ठीक है, जनरेट एन ऑपरेटिंग इनकम है 1 लाख रुपए की, जिसको ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी बोलते हो आप। इफ द कंपनीज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो व्हाट इज द डिविजनल रेजिडुअल इनकम? तो सर ऑपरेटिंग इनकम है 1 लाख, एसेट है 5 लाख, जिसपे आपको रिटर्न चाहिए मिनिमम 15% का, तो 75,000, तो 1 लाख माइनस 75,000, 25,000 रुपए आपका यहाँ पे रेजिडुअल इनकम आएगा। ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आपके सामने है, ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी कॉस्ट है 15% के हिसाब से 75,000, तो रेजिडुअल इनकम आपकी 25,000 रुपए यहाँ पे बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, थ्योरी, which one of the following responsibility center is an organizational unit whose manager is responsible for generating revenue and managing expenses? सर प्रॉफिट सेंटर में दोनों ही मैनेज करने पड़ते हैं, तो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट सेंटर। नेक्स्ट 14th वन, a business is deciding between 3 different investment option A, B and C. 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके सामने, the profitability of each option depend on 4 possible economic scenario: recession, stability, growth और boom. सर 4 सिनेरियोज है आपके सामने और 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हाउ मेनी यूनिक पे ऑफ वैल्यूज विल एग्जिस्ट इन द पे ऑफ टेबल फॉर दिस डिसीजन प्रॉब्लम? तो इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे अगर लास्ट क्वेश्चन पे जाते, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8A, तो ये क्वेश्चन था आपका डिसीजन थ्योरी में से, जिसमें से सिचुएशन ही गिवन थी आपके पास 3 स्ट्रेटजी और 3 नेचर। तो सर यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों 3 स्ट्रेटजी और 3 नेचर है तो 3 इंटू 3 9 वैल्यूज आती है।
इसी तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें इन्होंने कहा है हमारे पास है 4 सिनेरियो 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो 4 इंटू 3 सर 12 वैल्यूज यहां पे कैलकुलेट होके आएगी। आंसर वाज 12, सिंपल। और लास्ट जो 15th एमसीक्यू था, टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई बच्चा ये एमसीक्यूज वगैरह नहीं देखना चाहता, डायरेक्ट अपना स्किप करके सेक्शन बी पे आप आ सकते हो। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों का रिटर्न गिवन था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन था, लेकिन आप डायरेक्टली रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे डिसीजन दे नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सर जहां रिटर्न ज्यादा है वहां पे रिस्क भी ज्यादा है, और जहां पे रिस्क कम है वहां पे रिटर्न भी कम है। तो अकॉर्डिंगली इस सिचुएशन में आप सीवी की हेल्प लेते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्वेश्चन जानना चाहता है विच प्रोजेक्ट इज रिस्कियर, रिस्कियर कौन सा है, तो मैंने इसके लिए सीवी कैलकुलेट कर लिया। यहां पे फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रिटर्न, 15 अपॉन में 20, 9 अपॉन में 10। तो रिस्क ज्यादा आ रही है यहाँ पे, सीवी ज्यादा आ रहा है यहाँ पे बी का, तो बी ज्यादा रिस्कियर है, बी ज्यादा रिस्कियर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, प्रोजेक्ट बी, बिकॉज इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज हायर। तो दीज आर द 15 एमसीक्यू। ये जो 15 एमसीक्यू थे ये तो इजी थे, 15 एमसीक्यू इजी थे। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इन 15 एमसीक्यू में ऐसा कोई एमसीक्यू लग नहीं रहा जो कि आपको परेशान करे। अगर आप एमसीक्यू बैंक करके गए हो और आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो आप इजीली इन 15 एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते थे। जिसमें मैंने जब एमसीक्यू बैंक ये केवल एमसीक्यू का सॉल्यूशन दिया था, काफी सारे बच्चों ने, अगर मैं बात करूं तो 24 के आसपास तो बताया ही था, 28 तक भी एक दो बच्चों ने 28 का स्कोर भी बताया था। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एमसीक्यू वाला पोर्शन तो इजी था। बात आते हैं सेक्शन बी पे, जिसका आपको काफी वेट भी था कि सर सेक्शन बी कब लेकर आओगे, क्योंकि हम हर बार आपके लिए एग्जाम के बाद फुल फ्लेज डिटेल सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो नो डाउट बच्चों को काफी इंतजार था कि सर जल्दी से आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन लेकर आइए, सेक्शन बी का भी, ताकि हम मैच कर सके कि हमारे कितने क्वेश्चंस आंसर ठीक है, हम कहां पे गलत हैं और कितना स्कोर हम कर सकते हैं। सेक्शन बी में अगर मैं बात करूं, 3 बिल्कुल वही था कि 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक थ्योरी अटैच थी और सिमिलरली क्वेश्चन 8 में एक थ्योरी अटैच थी। तो अगर किसी बच्चे को केवल प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना था तो वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 अटेम्प्ट कर सकता था, अगर अच्छे से अपने को आते हो तो। और अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था कि आप अगर थ्योरी करके जाना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ के चले जाओ। आप अगर 1 डे बिफोर एग्जाम वाली स्ट्रेटजी मेरी देखोगे तो मैंने उसमें भी आपको बोला था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्योरेटिकल आप पढ़ के जा सकते हो। अगर आप वो पढ़ के जाते तो उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन 2 को भी अटेम्प्ट कर सकते थे। रीजन बीइंग सर क्वेश्चन नंबर 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस पूछा गया था। सेक्शन 2A, सेक्शन 2A में सिंपली आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछा गया 7 मार्क्स का, जो कि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट था। सॉल्यूशन आंसर मैं दे देता हूं, इसका थ्योरेटिकल है, आप देख सकते हो ये इसका आंसर होना था। इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस बताना था। ये आंसर आपके स्टडी मटेरियल से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। बेसिस में पर्पस के बेसिस पे, एप्लीकेशन के बेसिस पे, स्कोप के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन टाइप के बेसिस पे, एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंस है इंटरडिपेंडेंस के बेसिस पे, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, फॉर्मेट, यूजर्स और वेरिफिएबिलिटी के बेसिस पे आप यहां पे डिफरेंस बता सकते थे। आपके सामने पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 9 पॉइंट है। अगर आपने इन 9 में से कोई 7 पॉइंट भी लिखे, अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और 9 में से अगर आपने 7 पॉइंट लिखे हैं, सातों पॉइंट रेलिवेंट है, सही लिखे हैं, तो आपको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 9 पॉइंट अगर इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में दिए तो 9 पॉइंट लिखने थे, सर नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने 7 पॉइंट अच्छे से रेलिवेंट लिखे हैं और सही लिखे हैं तो आपको 7 आउट ऑफ 7 का स्कोर मिल सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बी पार्ट था, दैट वाज फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन इजी था, देख लेते हैं। इनोवेट रोबोटिक्स लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग 2 advanced industrial robots, the Robo Welder model RW1 and the Robo Painter model RP2
and the company currently absorbs its factory overhead based on direct labor hour. सिंपल कॉन्सेंट्रेट ये करना है सर, दो प्रोडक्ट है RW1 और RP2. कंपनी अभी तो अब्जॉर्प्शन के लिए लेबर आवर्स यूज कर रही है, कंपनी अभी तो अब्जॉर्प्शन के लिए लेबर आवर्स यूज कर रही है, तो अभी तो ये लेबर आवर्स के बेसिस पे अब्जॉर्ब कर रहे हैं. कहते हैं फॉर द अपकमिंग मंथ द कंपनी हैज बजटेड टोटल ओवरहेड्स 37,50,000 और 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर. तो अगर आपको लेबर आवर्स के बेसिस पे अब्जॉर्ब करना हो तो सिंपल अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट हो जाएगा 37,50,000 डिवाइड बाय 50,000 लेबर आवर्स. पूरा सॉल्यूशन करेंगे. फर्दर डिटेल्स फॉर द टू प्रोडक्ट्स लाइन आर एज फॉलोज. बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम RW1 और RP2 की नंबर ऑफ यूनिट्स बता दी हमें, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट बता दी, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट भी बता दी. साथ में कहते हैं लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹240 पर आवर. अगर आप 240 रुपए 240 पर आवर लेबर को पे कर रहे हो और लेबर की कॉस्ट RW1 में 720 पर यूनिट है, इसका मतलब 3 घंटे लगेंगे यहाँ पे, और RP2 में अगर 960 पर यूनिट है, 240 पर आवर का रेट है, तो यहाँ पे 4 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे 4 घंटे लग रहे हैं. ए रिसेंट एनालिसिस हैज आइडेंटिफाइड दैट द ये जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आपका 37,50,000 का कैन बी ट्रेस टू 3 प्राइमरी एक्टिविटीज, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए तो आपको ओवरहेड को एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो 3 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी. ऑर्डर प्रोसेसिंग 7,50,000, मशीन प्रोसेसिंग के लिए 25 लाख रुपए और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के लिए 5 लाख रुपीज. एक्टिविटीज है तो कॉस्ट ड्राइवर भी चाहिए. दीज एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय अ स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर्स and the relevant data for these driver is provided below. RW1 RP2 दोनों के ऑर्डर प्रोसेस्ड, मशीन आवर्स वर्कड और इंस्पेक्शन आवर्स गिवन है. तो सिंपली आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए ऑर्डर प्रोसेस्ड, मशीन प्रोसेसिंग के लिए मशीन आवर्स और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन आवर्स एज ए कॉस्ट ड्राइवर कंसीडर करेंगे. क्वेश्चन की पहली डिमांड तो यही है, डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी. सर आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है तो 7,50,000 डिवाइड बाई 600 पर ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी, 25 लाख डिवाइड बाई 50,000 पर मशीन आवर रेट आ जाएगा, 5 लाख डिवाइड बाई 20,000 पर इंस्पेक्शन आवर रेट आ जाएगा. आंसर आपके सामने है. कॉस्ट ड्राइवर रेट, एक्टिविटी, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन. कॉस्ट कॉपी कर ली जो क्वेश्चन में गिवन है 750, 25 लाख, 5 लाख. कॉस्ट ड्राइवर रहेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मशीन प्रोसेसिंग के लिए मशीन आवर्स, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन आवर्स. कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है टोटलिटी में 600, मशीन आवर्स गिवन है 50,000 और इंस्पेक्शन आवर्स गिवन है 20,000. तो 7,50,000 डिवाइड बाय 600 किया 1250 पर ऑर्डर, 25 लाख डिवाइड बाय 50,000 किया 50 पर मशीन आवर, 5 लाख डिवाइड बाय 20,000 किया तो 25 पर इंस्पेक्शन आवर. पूरी वीडियो में अगर कहीं पे भी आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह लगती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है. बाकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह या कुछ भी आपको लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैंने कहां पे क्या मिस्टेक करी है. चलिए, कॉस्ट ड्राइवर रेट अपने को पता लग गए. क्वेश्चन की पहली डिमांड यही थी, क्वेश्चन की पहली डिमांड तो यही थी कि आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करके देने थे. इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट. आपको पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बतानी है दोनों प्रोडक्ट के लिए, RW1 और RP2 के लिए, अज्यूमिंग द बजटेड प्रोडक्शन इज अचीव्ड. नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आप यही मान के चलो. लेकिन क्वेश्चन ने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि हमें ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके देनी है, या फिर जो आप प्रेजेंटली अब्जॉर्प्शन कर रहे थे लेबर आवर्स के बेसिस के, उसके बेसिस पे करके देनी है. तो मैं यहां पे आपको दोनों तरीके से कैलकुलेट करके दे रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है तो बेस्ट है कि आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करके दे दो. तो सबसे पहले मैं कॉस्ट पर यूनिट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहा हूं. 3 कॉलम बना दिए, पर्टिकुलर्स RW1 और RP2. मटेरियल और लेबर की कॉस्ट तो सर क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर ली, 700, 800, 720 और 960. ये तो हो गया कॉपी पेस्ट. 700 पर यूनिट, 800 पर यूनिट, 720 पर यूनिट, 960 पर यूनिट, दोनों का एडिशन किया तो ये प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ गया. इसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट. नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे आपके 400
और 200, 400 और 200। नंबर ऑफ ऑर्डर थे आपके 400 और 200, पर ऑर्डर आपकी कॉस्ट है 1250 की, और हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके देनी है। तो ये 400 इंटू 1250 और 200 इंटू 1250 तो आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बता देगा हर एक प्रोडक्ट की। तो पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, 6400 और 7700। तो ये आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर RW1 और ये आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर RP2 आ गया। सिमिलरली मशीन प्रोसेसिंग के लिए नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं, 22,500 और 27,500। पर मशीन आवर आपने रेट कैलकुलेट किया था 50 रुपीज। ये आ गया टोटल मशीन प्रोसेसिंग की कॉस्ट। पर यूनिट में कन्वर्ट के लिए नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, 6400 और 7700। तो ये मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई RW1 की, ये आ गई RP2 की। सिमिलरली थर्ड एक्टिविटी के लिए इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के लिए बात करें तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर है 5000 और 15000, और रेट पर इंस्पेक्शन आवर कैलकुलेट किया आपने 25। तो 5000 इंटू 25 डिवाइड बाई 6400 करोगे तो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट RW1 की आ गई। 15,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 25 पर आवर डिवाइडेड बाई 7700 करोगे तो RP2 की कॉस्ट पर यूनिट आ गई। सर सबको ऐड कर लोगे, आपको आपकी कॉस्ट पर यूनिट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पता लग जाएगी। सेफर साइड रहने के लिए क्वेश्चन ने कहा था कि लेबर आवर्स हम अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं फिलहाल, तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड लेबर आवर्स यूज किया, अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंगली 33,50,000 रुपए की कॉस्ट थी 50,000 घंटों के लिए, तो पर आवर रेट आ गया 75 का। अब इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है तो ये प्राइम कॉस्ट तो आप कॉपी कर लो, पर यूनिट सेम ही रहेगा 1420 और 1760, 1420 और 1760 प्लस सर 75 रुपीज पर लेबर आवर है, और लेबर आवर्स मैंने आपको यहाँ पे एनालाइज करवाई थे 3 और 4, तो 75 इंटू 3 225, 75 इंटू 4 300 रुपीज। अकॉर्डिंगली एडिशन कर लोगे आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट एज पर एग्जिस्टिंग अब्जॉर्प्शन भी पता लग जाएगा। तो इतनी छोटी सी कैलकुलेशन के लिए करके आना ही एग्जाम में बेस्ट है। बाकी कोई बच्चा कहे कि सर मैं ये वाला पार्ट नहीं करके आया ट्रेडिशनल वाला, तो मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसमें आपसे कॉस्ट ड्राइवर रेट पूछा गया और दूसरे में आपको एक्टिविटी बेस्ड, दूसरे में आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट पूछी गई। तो अगर आपने इसमें केवल और केवल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी यूज किया होगा तो मुझे लगता है आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने चाहिए। बाकी मैंने जानबूझ के सेफर साइड ये दिया है कि हो सकता है इंस्टीट्यूट जब फाइनल सॉल्यूशन आपको दे तो उसके अंदर ये वाला पार्ट भी करके दे, बट मेरा ओपिनियन मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है अगर आपने केवल और केवल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी अप्लाई किया होगा तो भी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे, शायद जहां तक मेरा आइडिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट ए थ्योरी, पार्ट बी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए किस किस बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, और अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3A, तो क्वेश्चन नंबर 3A था आपके पास 7 मार्क्स की वेटेज का, 7 मार्क्स की वेटेज का, और मेक और बाय डिसीजन का क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो ठीक था, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर टेक्निकल लैंग्वेज थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है मैं कहूंगा इजी था। अगर आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का हमारा मैराथन लेक्चर भी देखा होगा, क्लासेस लिए, तब तो कोई दिक्कत परेशानी आपको आई नहीं होगी इस क्वेश्चन में, बट अगर आपने हमारा केवल मैराथन भी देखा है तो भी आप ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन सही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3A जो है मैं कहूंगा बच्चों के लिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन टफ हो सकता है। बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस बच्चे के लिए ये टफ था, और एक बार मैं सॉल्यूशन करा देता हूं, उसके बाद बताइएगा किस किस का आंसर ठीक हुआ और कहां तक ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 3A, योर होम लोन, योर होम लिमिटेड YHL मैन्युफैक्चर्स ए किचन अप्लायंस दैट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट है। ईच कंपोनेंट कैन आइदर बी प्रोड्यूस इन हाउस, खुद बना सकते हो, या फिर परचेज फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। तो यहीं से आइडिया लग गया था कि सर ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग मेक और बाय का क्वेश्चन है। द कॉस्ट डिटेल्स, मार्केट प्राइसेस एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन
फॉर दीज कंपोनेंट्स आर गिवन बिलो। ए बी सी और डी। नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड आपको बता दी 3000, 3500, 2000 और 3000। ये सारी की सारी फिगर पर यूनिट है। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो 40 रुपए पर मशीन आवर है। तो अगर आप ए में आवर्स कैलकुलेट करने लगो तो 2 घंटे लगेंगे, बी में अगर आवर्स की जरूरत पड़ेगी तो 1.5 घंटा लगेगा, सी में 2 घंटे लगेंगे और डी को बनाने में भी 2 घंटे लगेंगे अगर अपने को आवर्स की जरूरत पड़ी तो। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन आपके पास, टोटल कॉस्ट सिंपल इसका टोटल करके दिया हुआ है और ये आपको मार्केट प्राइस बता दिया कि बाहर से खरीदेंगे तो इस रेट पे आपको मिलने वाला है। देयर आर कंस्ट्रेंट इन द मशीन टाइम मैन्युफैक्चरिंग ऑल द कंपोनेंट। सर मशीन को लेकर है हमारे सामने कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल इज ओनली 12,000 आवर्स। हमारे पास तो केवल और केवल 12,000 घंटे ही हैं। हमारे पास तो केवल और केवल 12,000 घंटे ही है, जबकि आप अगर यहां पे एनालाइज करो तो ए को बनाने के लिए 6,000 घंटे चाहिए, बी को बनाने के लिए 5250 आवर्स चाहिए, सी को बनाने के लिए 4,000 आवर्स चाहिए, डी को बनाने के लिए 6,000 चाहिए। सर इसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, जबकि हमारे पास केवल और केवल 12,000 आवर्स ही है। इट इज पॉसिबल टू यूज द मशीन टाइम इन ए सेकेंड शिफ्ट। कहते हैं आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप इस मशीन का जो टाइम है वो सेकेंड शिफ्ट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी विच विल अट्रैक्ट 20% एक्स्ट्रा वेजेस। एक तो वेजेस आपकी 20% एक्स्ट्रा लगेगी। मतलब अगर नॉर्मल टाइम में, अगर से एग्जांपल मैं एग्जांपल लूं ए का, अगर नॉर्मल टाइम में आपकी 60 रुपए की कॉस्ट लग रही है एक यूनिट पे, तो ओवर टाइम लाइक सिचुएशन ही हो गई तो 20% एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 60 प्लस 12 72 रुपीज लगेगा। एंड एक्स्ट्रा टाइम काम कराओगे तो अदर फिक्स्ड ओवरहेड भी लगेंगे 6,000 रुपए एक्स्ट्रा फॉर एवरी 1,000 आवर्स और पार्ट देयर ऑफ। 1,000 घंटे या उसका कोई भी पार्ट काम करते हैं तो 6,000 रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा और आएगा। बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेक और बाय डिसीजन। हमें तो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए इस तरीके से मेक और बाय डिसीजन देना है। फॉर द 4 कंपोनेंट प्लीज सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट वर्किंग दिखानी है। लेकिन क्वेश्चन ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट नीड नॉट वर्क आउट द कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के देने की कोई जरूरत नहीं है, रेलिवेंट वर्किंग दिखा के आप आंसर दे दो, वही 7 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होगा। तो ये जो क्वेश्चन था, सेम लैंग्वेज के साथ आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है अपने स्टडी मटेरियल में अदरवाइज कहीं, जिसकी वजह से मैं कहूंगा ये क्वेश्चन बच्चों के लिए टफ हो सकता है। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं, बताइएगा जरूर किस किस का ठीक हुआ। देखो सबसे पहले मैंने यहां पे 4 प्रोडक्ट ले लिए, ए बी सी और डी। क्वेश्चन में गिवन था मार्केट प्राइस, अगर मैं बाहर से खरीदता हूं तो ए मुझे 300 में, बी मुझे 320 में, सी मुझे 400 में और डी मुझे 720 में मिल जाएगा। ठीक है सर, वो 270 में मिल जाएगा, 270 में मिल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले तो परचेज प्राइस ले लिया कि अगर मार्केट से खरीदता हूं तो ये प्राइस लगना है। अगर मैं खुद बनाता हूं तो क्या कहानी होने वाली है, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है जब आप मेक और बाय डिसीजन पढ़ते हो तो हम कहते हैं सर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हम केवल और केवल तभी कंसीडर करते हैं जब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट गिवन हो। अदरवाइज जो नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होती है वो हम कभी भी कंसीडर नहीं किया करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो केवल वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे। 120 प्लस 60 प्लस 80, इट विल बी 260। बी अगर मैं बनाता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 140 प्लस 80 प्लस 60 280। अगर आप सी बनाते हो तो 150 प्लस 120 प्लस 80 350। और अगर हम डी बनाने की बात करते हैं तो 120 प्लस 80 प्लस 80 280 की कॉस्ट आएगी। सर अगर मैं बाहर से खरीदता हूं 300 रुपए लगेंगे, खुद बनाता हूं तो 260 रुपए लगेंगे, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मुझे 40 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का फायदा होगा। सिमिलरली बी में मुझे 40 रुपए पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन का फायदा होगा अगर मैं बनाता हूं।
सी में भी मुझे 50 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का फायदा होगा अगर मैं बनाता हूं, लेकिन डी अगर मैं बनाता हूं तो 10 रुपए का नुकसान होगा। तो डी की कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई। सर डी तो बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, डी तो आप बाहर से ही खरीद लो। डी की कहानी तो खत्म है यहीं पे, डी तो आप बाहर से ही खरीद लो। बात अब केवल और केवल ए, बी और सी की रह जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। ए को बनाने के लिए 2 घंटे लगने हैं, बी को बनाने के लिए 1.5 आवर और सी को बनाने के लिए 2 आवर्स। मतलब ये 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन होगा मुझे 2 घंटे में, तो 20 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। ये 40 का कंट्रीब्यूशन 1.5 आवर्स में है तो 26.67 पर आवर का कंट्रीब्यूशन है। ये 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है 2 आवर्स में तो 25 पर आवर का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब जब मैं बनाने के लिए जाऊं तो सबसे पहले रैंकिंग आती है मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बी की, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बनाने में फायदा है। सेकंड रैंकिंग आती है सी की, सेकंड नंबर पे ये बनाने में फायदा है। और सर लास्ट में ए बनाने का फायदा है, डी तो बनाना ही नहीं है, डी तो बाहर से खरीद लो। तो यहां पे आपको डी की कहानी तो खत्म हो गई, बात आती है ए, बी और सी की। सर अपने पास कितने आवर्स अवेलेबल थे? अपने पास केवल और केवल 12,000 घंटे अवेलेबल है। आपको मिल चुकी है बनाने की रैंकिंग, तो आप इस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली बनाना कर दो स्टार्ट। बी बनाएंगे सबसे पहले। जब आप सबसे पहले बी बनाओगे तो बी चाहिए आपको 3500 यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 आवर्स, तो सर 12,000 में से 525 डी तो मैंने लिख ही दिया, डी शुड बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो 3500 यूनिट 3500 यूनिट बी की बनाओगे तो 525 आवर्स जीरो तो यहां चले गए। सेकेंड रैंकिंग थी आपकी सी की। सर सी बनाता हूं तो सी मुझे बनाना है 2000 यूनिट्स। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स, तो 4000 आवर्स इसमें दे दूंगा। चले गए 9250 आवर्स। मेरे पास टोटल 12,000 घंटे अवेलेबल थे, तो बैलेंसिंग फिगर में बच गया 2750 आवर्स। अब बनाऊंगा ए की एक यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो 2750 में मैं बना लूंगा 1375 यूनिट्स। डी का डिसीजन हो गया बाहर से खरीद लो। बी पूरा बनाऊंगा, सी पूरा बना लेता हूं, जो अवेलेबल आवर है 12,000 उसी में। ए जो है वो 1375 यूनिट्स बन पाई, ए जो है वो 1375 यूनिट बन पाई। जबकि 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 मुझे जरूरत थी 3000 यूनिट्स की, तो बैलेंस यूनिट रह गई 1625 यूनिट। तो बैलेंस क्वांटिटी ऑफ ए जो है 1625 यूनिट। इसके लिए आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है। क्या सर क्वेश्चन ने कहा है या तो बाहर से खरीद लो 300 रुपए में, बट क्वेश्चन ने यह भी कहा है कि पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू यूज द मशीन टाइम इन ए सेकेंड शिफ्ट। आप सेकेंड शिफ्ट में काम कर लो, 20% एक्स्ट्रा वेजेस लगेगी और 6,000 रुपए लगेंगे फिक्स्ड ओवरहेड के 1000 घंटों के लिए। तो बैलेंस क्वांटिटी ऑफ ए 1625 यूनिट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन सेकेंड शिफ्ट। और अगर ये 1625 यूनिट आपको बनानी है, हर यूनिट को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 3250 आवर्स लगेंगे 3250 घंटे लगने हैं। सर कितनी कॉस्ट आएगी चेक कर लो। 1625 यूनिट बनाओगे आप ए की, जब आप 1625 यूनिट ए की बनाओगे, मटेरियल तो 120 रुपए के हिसाब से लगेगा ही लगेगा, 120 के अकॉर्डिंगली मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा। वेजेस क्वेश्चन ने कहा 20% एक्स्ट्रा लगेगी, तो अगर यहां पे 60 रुपीज लग रहा था, तो 60 का 20% 12 रुपए, तो 60 प्लस 12 72 रुपए के अकॉर्डिंगली वेजेस लगने वाली है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दिया कि 60 का 120% 72 पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट तो वही 1625 है, तो 117,000 की कॉस्ट आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस था आपका 40 रुपए पर मशीन आवर कह दो, चाहे 80 रुपीज पर यूनिट कह दो, बात एक ही है। तो 1625 के लिए 80 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली 1,30,000 की ये कॉस्ट आ जाएगी। साथ में क्वेश्चन ने कहा था एक्स्ट्रा फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट आएगी, एक्स्ट्रा आएगी तो लेनी पड़ेगी। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? 6,000 रुपए 1000 आवर्स और पार्ट देयर ऑफ है। पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है 1000 घंटे लगे चाहे 1 घंटा लगे, कॉस्ट 6,000 आएगी 1000 घंटों के लिए। तो आपको आवर्स यहां पे कंज्यूम करने 3250। पहले 1000 आवर के लिए 6000, फिर 1000 आवर के लिए 6000, फिर 1000 आवर के लिए 6000,
फिर चाहे 1000 आवर्स हो चाहे 250 हो, कॉस्ट तो 6000 ही आनी है। तो 6000 इंटू 4, 24,000 रुपए की ये कॉस्ट आ जाएगी। यहां पे भी हो सकता है कुछ बच्चों ने अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो हो सकता है यहां पे मिस्टेक करी हो। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं बनाता हूं ये 1625 यूनिट तो आती है 4,66,000 की। बाहर से अगर मैं खरीदूं तो 300 पर यूनिट में मिल रही थी, बिल्कुल। तो 1625 यूनिट अगर बाहर से खरीदूं 300 रुपए के हिसाब से तो कॉस्ट आती है 487,500। तो सर ये भी बनाओ, ये भी आप बनाओ, सेकंड शिफ्ट में बनाओ। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, क्वेश्चन नंबर 3A। मेरे हिसाब से ये बच्चों के लिए टफ क्वेश्चन था, क्योंकि सेम तरीके का क्वेश्चन आपको अपने स्टडी मटेरियल में या फिर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स में इस तरीके का क्वेश्चन अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से टफ था, बट फिर भी किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया है और सही किया है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि हाँ आपने ये क्वेश्चन सही किया है। और अगर आपका आधा अधूरा भी ठीक है, आधा अधूरा भी ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन आप मेरे हिसाब से आराम से कर सकते थे, ये वाले पोर्शन आप करते हो, यहां तक का जो पोर्शन है, यहां तक का पोर्शन तो आप आराम से कर सकते थे। 12,000 घंटे वाला जो मैंने पोर्शन कराया है, ये वाला जो आगे का पार्ट है सेकंड शिफ्ट वाला, इस लैंग्वेज में हो सकता है आपने कोई मिस्टेक करी हो। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को लेकर अपना व्यू जरूर जरूर बताएं, आप क्या करके आए हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3A डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट था वो एक तरीके से इजी ही क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि इसका जो पार्ट A1 था, पार्ट 1 जो था, ये तो सेम आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो सकता है बहुत सारे बच्चों को तो इसका आंसर भी याद था 12.7। सेकेंड पार्ट में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगा हो, क्यों? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी करके जाते हो क्लासेस में फर्स्ट पॉइंट के साथ, सेकंड पॉइंट नहीं होता अपने सिलेबस के अंदर। तो सिलेबस के अंदर का मतलब ना स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में भी पहले पार्ट तक ही गिवन है, क्लासेस में भी आप पहले पार्ट तक ही कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में सेकंड पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो बिल्कुल बता सकते हो, बाकी सॉल्यूशन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, Gemini Electricals follows a cost plus pricing method for interdivisional transfer, where transfer prices are calculated by adding an estimated return to the cost incurred by each division. The relevant portion of the budget for the division A for the year 25-26 is given below. Fixed asset है 5 लाख रुपए, करंट एसेट अदर देन डेटर है 3 लाख और डेटर्स है 2 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख का है। पूरे साल की फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, बजटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 4 लाख है और डिजायर्ड रिटर्न आपकी 28% की। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन ए। आंसर आपके सामने, सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो, पॉइंट नंबर 1 जो है उसके साथ। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 रुपए गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो 8 लाख रुपए की कॉस्ट है 4 लाख यूनिट के लिए, तो 2 रुपए पर यूनिट आ गया, तो 12 रुपए तो आपकी कॉस्ट थी। क्वेश्चन ने कहा मुझे रिटर्न चाहिए 28%, इन्वेस्टमेंट था आपका 10 लाख का, तो 10 लाख का 28%, 2,80,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, रिटर्न चाहिए। कितने यूनिट से? 4 लाख से, तो पर यूनिट आ गया 0.7। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 12.7। तब काफी सारे बच्चों को ये आंसर भी याद था कि 12.7 आना है। बात थी इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है, कहते हैं सपोज करो डिवीजन ए सेल्स 20% of its output in the external market at a competitive price of 14 per unit। कहते हैं 20%, मतलब 4 लाख का 20%, 80,000 यूनिट्स आप बेच रहे हो बाहर। ठीक है सर, किस रेट पे? 14 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। ओके है। डिस्कस हाउ दिस एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस में इन्फ्लुएंस द ट्रांसफर प्राइस चार्ज टू अदर डिवीजन गिवन दैट डिवीजन ए कैन नॉट इंक्रीज द आउटपुट बियॉन्ड 4 लाख यूनिट। यूनिट्स तो 4 लाख ही है, तो इसका मतलब 4 लाख यूनिट में से ही 80,000 यूनिट्स आप बाहर सेल आउट कर दोगे। अब ट्रांसफर प्राइस की बात आएगी, सर प्राइम कॉस्ट तक तो कोई चेंज नहीं है, 12 रुपए मतलब 12 रुपए। अब हुआ क्या, जब आप बाहर सेल आउट कर रहे हो तो मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए था 2,80,000, क्योंकि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 28% की रिटर्न चाहिए, तो 2,80,000 का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन जब आपने बाहर 14 में ये सेल आउट किया, 12 रुपए आपकी कॉस्ट थी, तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे बाहर से। कितनी यूनिट सेल आउट कर रहे थे? 80,000, तो 1,60,000 तो वहां से कमा लिया।
तो इसका मतलब फिर ट्रांसफर करते वक्त आपका टारगेट केवल और केवल 1,20,000 कमाने का है। तो 1,20,000 कमाने का आपका टारगेट है। और अब नंबर ऑफ यूनिट भी तो 4 लाख से केवल 320 रह गए, क्योंकि 80,000 तो आप बाहर सेल आउट कर रहे हो। तो पर यूनिट आप केवल और केवल प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइसिंग में 0.375 का रख सकते हो। अकॉर्डिंगली आपका जो ट्रांसफर प्राइस है वो 12.375 कैलकुलेट होकर आएगा। 12.375 कैलकुलेट होकर आना चाहिए, मेरा व्यू ये कहता है। इसका एक दूसरा व्यू भी हो सकता है, जो सेकंड पार्ट है, इसमें दूसरा व्यू ये हो सकता है कि अगर मार्केट में सेलिंग प्राइस चल रहा है 14 रुपए का, तो इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस जो है वो भी मार्केट प्राइस के बेसिस पे ही रखा जाए, क्योंकि मैं अपनी जो कैपेसिटी है वो तो बढ़ा नहीं सकता। तो इस वजह से आई विल सजेस्ट यू कि जब इसका क्वेश्चन का इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर दे, तो जो बी का ये सेकंड पार्ट है, इसका एक बार आप इंस्टीट्यूट के जो सॉल्यूशंस आए उससे जरूर चेक कीजिएगा। व्यू मेरा ये है, या तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर जैसे कि क्वेश्चन ने कहा डिस्कस करो कि क्या इंपैक्ट आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया जाए। तो ये चीज सेकंड जो पॉइंट है, मैं कहूंगा एक बार इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से आप बिल्कुल मैच करके देखना। अगर आपने मेरे अलावा कोई दूसरे वे से किया है इस क्वेश्चन को, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने किस तरीके से किया है। अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि वो सही हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4A की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4A जो है काफी इजी सा क्वेश्चन दिखा 7 मार्क्स में, जिसमें आपको केवल और केवल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना था। हैप्पी हॉलिडे होम ऑर्गेनाइजेज एक्सकर्शन ट्रिप्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन ऑन ए पेमेंट बेसिस। Relevant information for a proposed excursion trip is given below. Revenue per trip per child 4,000 रुपए। रेवेन्यू पर ट्रिप पर चाइल्ड 4,000, एक तरीके से सेलिंग प्राइस है। एक्सपेंसेस दैट हैव टू बी इनकर्ड, ट्रेन फेयर पर चाइल्ड पर ट्रिप 1,700 रुपए, मील्स पर चाइल्ड पर ट्रिप 300 रुपए, क्राफ्ट मटेरियल पर चाइल्ड पर ट्रिप 600 रुपए, रूम रेंट per trip 4 children can be accommodated in a room 760। तो सर 760 है 4 बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बच्चे पे हिस्सा आ जाएगा आपका 760 डिवाइडेड बाई 4, 190 का हिस्सा आ जाएगा एक बच्चे पे। लोकल ट्रांसपोर्ट एट पिकनिक स्पॉट्स पर व्हीकल एंड ईच व्हीकल कैन अकोमोडेट द सीट्स फॉर 6 चिल्ड्रन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर 1200 है, तो इसका 200 रुपए का हिस्सा आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड इन ए ट्रिप 5,18,130 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू क्रॉस द ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करने के लिए कितना बच्चा अपने को चाहिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट ही कैलकुलेट करके देना था इसमें, जिसका सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर चिल्ड्रन। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 518130 डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर चिल्ड्रन कैलकुलेट कर लो। आपके पास सेलिंग प्राइस भी है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, जिसमें 3 वेरिएबल कॉस्ट सीधी सीधी गिवन है, बाकी को आप डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे। अकॉर्डिंगली ये 1010 कंट्रीब्यूशन पर चिल्ड्रन आ रहा है। अकॉर्डिंगली आपका आंसर 513 चिल्ड्रन आएगा। 513 बच्चे हमें कम से कम चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो अगेन आपको डिसीजन मेकिंग में से दिया गया। और क्वेश्चन नंबर ये जो पार्ट बी है, ये भी मैं कहूंगा एक अच्छा क्वेश्चन था, इवन कहूंगा बच्चों के लिए अगर आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आता है तो मे बी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए हों। बाकी सेम तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्टडी मटेरियल या अदरवाइज कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में नो डाउट दिक्कत आई होगी। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप अपना सॉल्यूशन भी बिल्कुल बताइएगा कि आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। RRS लिमिटेड, ए कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर, यूजेज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ टिन कंटेनर्स which are sold on a returnable basis to their local distributors who are required to deposit ₹25 per tin refundable on return of the tin। सर ठीक है, टिन कंटेनर यूज करते हैं माल को देने के लिए, लेकिन वो रिटर्नेबल बेसिस पे होता है। पहले 25 रुपया डिपॉजिट कर लेते हैं,
जब वापस आ जाता है तो रिटर्न कर देते हैं, मतलब इसका तो कोई यूज नहीं है। द कंपनी इनकर ए कॉस्ट ऑफ ₹32 per tin which depending upon its condition on return can be used 6 to 8 times। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी की इस टिन को बनाने, कंपनी के लिए इस टिन की कॉस्ट 32 रुपए की है, जो कि 6 से 8 बार आप यूज कर सकते हो। इसकी भी कोई रेलेवेंसी नहीं है अगर मैं आगे के क्वेश्चन के हिसाब से सोचता हूं तो। अनयूजेबल टिन, जो टिन अनयूजेबल होते हैं, खराब हो गए, उसको हम एज ए स्क्रैप बेच देते हैं 8 रुपए पर टिन के अकॉर्डिंगली, और नॉर्मली 15,000 टिन्स आर स्क्रैप ईच मंथ। मतलब सिंपल सी बात है, टिन हुआ खराब, या तो 8 रुपए में बेच दो, और मंथली कितना 15,000 टिन है तो 15,000 इंटू 8 1,20,000 रुपए का स्क्रैप रेवेन्यू जनरेट कर लो। लेकिन एक ऑप्शन और है आपके पास, क्या? द कंपनी हैज रिसीव्ड ए सजेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉई टू कन्वर्ट सच स्क्रैप्ड टिन्स इनटू यूजेबल लिड्स फॉर द कंटेनर। कंटेनर की जो लिड होती है, बंद करने का, कंटेनर को बंद करने का जो लिड होती है, कहते हैं हम जो स्क्रैप कंटेनर हो जाते हैं उससे काम कर सकते हैं, वो लिड बना सकते हैं। एज ए कॉस्ट रिडक्शन प्रपोजल, following data is available concerning this proposal. Each rejected tin can be converted into 5 lids of acceptable quality after rejection। क्वेश्चन का कहना है 15,000 टीन जो है वो स्क्रैप हो जाते हैं पूरे महीने में। अगर 15,000 टीन स्क्रैप हो जाए, और क्वेश्चन का कहना है एक टिन का मतलब है 5 लिड आप बना सकते हो, तो मतलब इसका मतलब 75,000 लिड्स जो है वो आप पूरे महीने में बना सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इनटू लिड्स इज ₹50 पर 100 पीसेस। 100 पीसेस पे 50 रुपए की कॉस्टिंग आपकी। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इनटू लिड्स इज ₹50 पर 100 पीसेस। 100 पीसेस पे आपकी 50 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, मतलब 50 पैसे की एक तरीके से कॉस्टिंग है। तो 75,000 लिड्स अगर आप बनाओगे तो 37,500 रुपए की आपकी कॉस्टिंग इनकर होगी। ईच टिन वेट 1 kg। टिन का वेट तो 1 kg है, लेकिन ईच लिड का वेट जो है वो 120 ग्राम्स है। तो इसका मतलब एक टिन से आप 5 लिड बनाओगे तो 600 ग्राम जो है वो तो यूज हुआ, मतलब 400 ग्राम फिर भी स्क्रैप बच गया। तो कहते हैं स्क्रैप्ड लिड्स एंड अदर ऑफ कट ऑफ द टिन कैन बी सोल्ड एट ₹5 पर kg। तो 400 ग्राम आपके पास बच जाएगा एक टिन में, क्योंकि हर एक टिन का वेट है 1 kg। 120 ग्राम लिड का वेट है, 5 लिड आप बनाते हो तो 600 ग्राम ही यूज हुआ, 600 ग्राम, तो भी 400 ग्राम का स्क्रैप बच गया। और क्वेश्चन का कहना है 5 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली वो स्क्रैप भी बिक जाएगा। और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है लिड्स की वो तो 1 लाख पर मंथ है, आप तो केवल 15,000 इंटू 5 75,000 ही बना पाओगे। और लिड मार्केट से खरीद रहा हूं तो 2 रुपए पर पीस की कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड ये है, एन इवेल्युएशन ऑफ द प्रपोजल विद सपोर्टिंग वर्किंग वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। कहते हैं एक्सेप्ट करूं प्रपोजल को, ना करूं, बताओ क्या करना है। तो इसके लिए वर्किंग आप देख सकते हो यहां पे। देखो, अगर आप इसको टिन को एज ए स्क्रैप ही बेच देते तो सिंपल सी बात है 15,000 टिन थे एज ए स्क्रैप, 8 रुपए के हिसाब से आपको 1,20,000 रुपए मिल जाता। लेकिन अगर आप एज ए लिड बनाते हो, लिड में कन्वर्ट करता हूं, तो एक तो ये जो 75,000 लिड थी, क्योंकि 15,000 टिन स्क्रैप हुए, एक टिन से आप 5 लिड बना सकते हो, मतलब 75,000 लिड्स जो आप पहले 2 रुपए पर पीस में खरीदने पड़ते थे वो नहीं खरीदने पड़ेंगे आपको। तो आपकी सेविंग्स हो जाएगी 1.5 लाख रुपए की। लेकिन इस 1.5 लाख रुपए की सेविंग को करने के लिए आपको 50 पैसा पर 100 पीसेस लगाने पड़ते हैं, और 75,000 पीसेस आप बना रहे हो तो 37,500 रुपए का आपको खर्चा लगाना पड़ेगा। साथ में जैसा कि मैंने आपको यहां पे एनालाइज करवाया कि 1 kg में से 600 ग्राम ही, 600 ग्राम ही तो यूज हुआ लिड में, 400 ग्राम का स्क्रैप बचा, 0.4 kg का स्क्रैप बचा एक टिन में, और 15,000 टिन थे हमारे, तो ये आपके पास स्क्रैप जनरेट हुआ इतना kg, और ये भी 5 रुपए में बिक जाएगा, तो ये भी रेवेन्यू आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लिड में कन्वर्ट करता हूं तो उस सिचुएशन में मेरा फायदा है 140 to 500 का। टिन को जब बेचता हूं तो 1,20,000 में बिकता है। अगर लिड में कन्वर्ट करके बेच रहा हूं तो मुझे फायदा है 140 to 500 का। तो कहीं ना कहीं मुझे लिड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, 22,500 रुपए का नेट बेनिफिट है।
साथ में क्वेश्चन ने ये बोला सेकंड पॉइंट में कि स्टेटमेंट भी बना के दो एस्टिमेटेड सेविंग का, दैट विल एक्रू इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। सर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं तो सेविंग्स क्या होगी? तो आंसर तो यही है 22,500। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो एक स्टेटमेंट ऑफ सेविंग्स बना के दे सकते हो कि सर कॉस्ट बिफोर प्रपोजल, अगर मैं ये लीड बनाने का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता तो मेरी 2 लाख रुपए की कॉस्ट आती, 2 लाख रुपए की कॉस्ट आती। अभी क्या हुआ, अब मैं 75,000 तो लीड बना लूंगा तो मेरी कॉस्ट केवल और केवल 50,000 रुपए ही आएगी, तो 1.5 लाख रुपए वो सेविंग हो गई मेरी। कन्वर्जन कॉस्ट मुझे लगानी पड़ेगी 37,500, 30,000 रुपए मुझे ये वाला स्क्रैप से जनरेट हो जाना है, और एक मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी सिचुएशन में ये 1,20,000 रुपए मुझे रिसीव नहीं हो पाएगा, तो नेट सेविंग जो है वो मेरी 22,500 है। मतलब आंसर तो 22,500 ही है। आप अगर स्टेटमेंट ऑफ सेविंग अलग से बना के दे रहे हो, या तो सिंपल सी बात है कि आप एक सेविंग स्टेटमेंट बना के आंसर दे दो, या फिर आपने पहले आंसर दे दिए, सेकंड पॉइंट में अलग से स्टेटमेंट ऑफ सेविंग बनाना है तो स्टेटमेंट ऑफ सेविंग आप अलग से बना के दे सकते। तो ये क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि क्वेश्चन को किस तरीके से रीड किया जाए। किया जा सकता था क्वेश्चन, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है। बट फिर भी मैं कहूंगा एक नया क्वेश्चन ही था, क्योंकि सेम तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी ना तो पास्ट एग्जामिनेशन में देखा गया है, ना ही आपके स्टडी मटेरियल वगैरह में इस तरीके की इस लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं है। बाकी कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने आपको आंसर दिया है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5A आता है। बताइएगा जरूर क्वेश्चन नंबर 4B किसी का सही हुआ है तो बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा। मुझे लगता है काफी सारे बच्चों ने 22,500 रुपए जो सेविंग्स है वो शायद निकाल ली होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जैसा कि हमें पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड टू अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुआ करता है, वेरिएंस एनालिसिस हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, द स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा of 3 products X, Y and Z manufactured by Preet India LLP PIL are given below together with the budgeted sales and unit selling prices for 2024-25। आपको बजटेड सेल्स बता दी है, आपको सेलिंग प्राइस बता दिया है, आपको कॉस्ट पर यूनिट बता दिया है, ये आपको बजटेड डेटा बता दिया है। सिमिलरली आपको एक्चुअल डेटा भी बता दिया है। इन अप्रैल 2025 the cost department of PIL gathered the following details for 2024-25। 3 प्रोडक्ट XYZ, एक्चुअल सेल यूनिट बता दी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस बता दी और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट भी आपको बता दिए। सबसे पहले तो आपको बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था 2024-25 के लिए, तो मैंने बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन करके दी है। बाकी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग तरीके से भी दे सकते हो। सिंपल बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना था तो मैंने क्या किया, 25,000 यूनिट थी, मल्टीप्लाई बाई 12, 20,000 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे भी 12 रुपीज का प्रॉफिट है, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये आपका बजटेड प्रॉफिट आ गया, टोटल आ गया 7,80,000। सिमिलरली जैसे बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया वैसे ही एक्चुअल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दिया, 20,000 इंटू 12, 22,000 इंटू 6 रुपीज का प्रॉफिट, और यहाँ पे 16,000 मल्टीप्लाई बाई 18 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट, 6,60,000 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन ने सेकंड पॉइंट में कहा वेरिएंस इन प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा था 1,20,000 का। आपने सोचा था बजट में प्रॉफिट था 780 का, बट एक्चुअल में 660 का प्रॉफिट आया, तो ये प्रॉफिट का वेरिएंस है 1,20,000। यह प्रॉफिट का वेरिएंस 1,20,000। तो क्वेश्चन ने कहा ये जो प्रॉफिट का वेरिएंस है इसको एनालाइज करो इनटू कॉस्ट वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस में अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट वेरिएंस का तो सिंपल तरीका होता ही है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस के लिए जाओगे तो वही नॉर्मल फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट ध्यान देना, स्टैंडर्ड कॉस्ट के टाइम पे गलती से भी बजटेड नंबर ऑफ यूनिट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आप जब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि सर अगर 28 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी एक यूनिट के लिए तो
20,000 के लिए कितनी आनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट में वो एक्चुअल ही ली जाती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट में मैंने नंबर ऑफ यूनिट 20,000, 22,000 और 16,000 एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट ली है। जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बजटेड वाली लेनी है, 28, 48 और 64, दैट विल बी योर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट है ही, कोई दिक्कत है नहीं, एक्चुअल कॉस्ट तो यही है सर, 20,000 टू 30, 22,000 टू 50 एंड 16,000 टू 63। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट वाइज और टोटल यहां पे पता लग गया कॉस्ट वेरिएंस 68,000 एडवर्स है। इसके बाद आप यहां पे प्रॉफिट वेरिएंस एनालाइज कर रहे हो, तो जो सेल प्राइस वेरिएंस होता है, देखो सेल प्राइस वेरिएंस अगर आप नॉर्मल सेल प्राइस वेरिएंस निकालते हो, नॉर्मल से मेरा मतलब है बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, या फिर सेल प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ सेल मार्जिन निकालते हो, जो आप सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस बोलते हो, दैट इज आप कहते हो प्रॉफिट वेरिएंसेस में दो पार्ट आप करते हो, दैट इज वन इज सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल प्राइस वेरिएंस चाहे आप नॉर्मल कैलकुलेट करो चाहे ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन कैलकुलेट करो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने यहां पे दोनों तरीके से कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अगर आप यहां पे सेल प्राइस वेरिएंस नॉर्मल भी कैलकुलेट करते हो, नॉर्मल भी कैलकुलेट करते हो, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सेल प्राइस है तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो सिंपल आप यहां पे देख सकते हो सर, सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड था 40 रुपए, एक्चुअल था 42 मल्टीप्लाई बाय 20,000। वाई में अगर मैं बात करूं तो इट विल बी 60 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय 22,000, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड वन में इट विल बी 80 माइनस 81 इंटू 16,000। या तो आप ऐसा कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा आपका 32,000 एडवर्स, या फिर आप जब प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हो, प्रॉफिट वेरिएंस को एनालाइज कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में आपको सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको चाहिए बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट 12, 12 और 16, और एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट 12, 6 और 18। तो इस सिचुएशन में फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो इस सिचुएशन में कैलकुलेशन होगी 12 माइनस 12 इंटू में 20,000 इंटू में 20,000। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये मैं क्या बता रहा हूं कि सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस बता रहा हूं। जब सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें इस एक्चुअल कॉस्ट की कोई रेलेवेंसी नहीं होती, एक्चुअल कॉस्ट की कोई रेलेवेंसी नहीं होती। इसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है उसमें सेलिंग प्राइस तो एक्चुअल कंसीडर किया जाता है, लेकिन कॉस्ट हमेशा बजटेड ही रहती है। क्योंकि अगर आप ये कॉस्ट भी कंसीडर कर लोगे तो ये केवल और केवल प्रॉफिट वेरिएंस नहीं, ये कॉस्ट वेरिएंस को भी इंडिकेट कर देता है। केवल और केवल सेल प्राइस की वजह से नहीं, कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो भी कंसीडर कर लेता है, जिसकी वजह से जब आप सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हो तो 42 सेलिंग प्राइस इज ओके, बट कॉस्ट हमेशा बजटेड ही ली जाती है, दैट इज 28। तो आपका जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट होगा वो होगा 14 रुपए। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 12 रुपए, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट 14 रुपए। कैसे सर? 42 इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, 28 इज द बजटेड कॉस्ट, तो इट विल बी 14 पर यूनिट। 56 रुपए, 56 इज द सेलिंग प्राइस बट बजटेड कॉस्ट इज 48, इट विल बी 8 रुपीज। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है, इसमें अगर आप 42 माइनस 30 लोगे तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के साथ साथ एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट का भी डिफरेंस आ जाता है, और कॉस्ट का डिफरेंस तो आप ऑलरेडी कॉस्ट वेरिएंसेस में एनालाइज कर चुके होते हो। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो 81 माइनस 64, 17, तो ये बनेगी आपकी कैलकुलेशन 12 माइनस 14 इंटू 20,000। सेकेंड प्रोडक्ट के लिए इट विल बी 12 माइनस 8 इंटू 22,000 एंड 16 माइनस 17 इंटू 16,000 इस सेम आएगा। तो सेल प्राइस वेरिएंस आप चाहे नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर लो चाहे
प्रॉफिट वेरिएंसेस के बेसिस पे कर लो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। लेकिन 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 वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अगर आप प्रॉफिट का वेरिएंस एनालाइज कर रहे हो तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमेशा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है, और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस में फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई अ स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दैट इज 25,000 माइनस 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12। वाई भी हो जाएगा 20,000 माइनस 22,000 इंटू में 12, जेड में हो जाएगा 15,000 माइनस 16,000 मल्टीप्लाई बाई 16, ये आ जाएगा आपका 20,000 एडवर्स। तो आपका जो प्रॉफिट वेरिएंस है 1,20,000, उसमें कॉस्ट है 68,000 एडवर्स, सेल प्राइस है आपका 32,000 एडवर्स, तो 68,000 32,000 एंड 20,000 एडवर्स है सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो मे भी मुझे लगता है शायद आप लोगों ने कॉस्ट वेरिएंस ठीक निकाला होगा, ये भी ठीक किया होगा, ये भी ठीक किया होगा। यहां पे हो सकता है कुछ बच्चों ने वॉल्यूम वेरिएंस मार्जिन वाला ना निकाला हो, और बच्चों को पता भी लग गया होगा एग्जाम में, क्योंकि उनका आंसर तो मैच कर नहीं रहा होगा। अगर आपने केवल नॉर्मल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्राइस वाला, तो उस सिचुएशन में आपका ये जो टोटल डिफरेंस है 1,20,000, वो 1,20,000 का डिफरेंस तो नहीं आएगा। तो बच्चों को पता भी लग गया होगा। जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए किन किन ने ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है मार्जिन वाला कैलकुलेट किया है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन ही था, केवल और केवल थर्ड पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन ही था। इसके बाद इसका जो पार्ट बी था काफी ज्यादा इजी था, क्योंकि इतने इस तरीके के पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो। द स्टैंडर्ड सेट फॉर ए केमिकल मिक्सचर ऑफ कैमको लिमिटेड इज एज अंडर। तो सिंपल मैं ये कहूंगा कि ये जो पेपर है इसमें 60 प्लस मार्क्स लाना इजी है, हाँ 80 प्लस मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ हो सकता है। द स्टैंडर्ड सेट फॉर ए केमिकल मिक्सचर ऑफ कैमको लिमिटेड इज एज अंडर। आपको दो मटेरियल दे दिए, मटेरियल ए बी, स्टैंडर्ड मिक्सचर दे दिया 80-20 का, प्राइस दे दिया 50-100 का, और स्टैंडर्ड यील्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 75%। एक्चुअल में आपने 1800 केजी आउटपुट बनाया है, जिसके लिए ए और बी की क्वांटिटी और प्राइस दे दिया। आपको प्राइस मिक्स और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए मैंने सिंपली अपना डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस जैसे मैं नॉर्मली बनवाता हूं वैसे ही बनाया। दो तरीके के मटेरियल थे सर, मटेरियल ए और मटेरियल बी। स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट आप एज्यूम कर लिया मैंने कि 100 का इनपुट था, तो 80 का इनपुट रहेगा ए का, बी का इनपुट रहेगा 20 का, 100 का टोटल इनपुट है, 75 का आपको आउटपुट जनरेट होगा। 80 20 100 टोटल 75 का आउटपुट। स्टैंडर्ड प्राइसेस गिवन थे आपके पास 50 और 100, 50 और 100, ये टोटल कर दिया। एक्चुअल में आपका आउटपुट था 1800। तो 80 है 75 के लिए, तो 1800 के लिए इट विल बी 1920 एट द रेट ऑफ 50, 96,000 की कॉस्ट होनी चाहिए थी। 20 है 75 के लिए, तो 1800 के लिए इट शुड बी 480 एट द रेट ऑफ 100, कॉस्ट आनी चाहिए थी 48,000 की। इसका भी टोटल कर दिया। इसके बाद एक्चुअल डेटा क्वेश्चन से ही कॉपी कर लिया था। 1400, 600, 60 और 90 का रेट टोटल हो गया इसका 2000, मल्टीप्लाई करके ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई। एक्चुअल क्वांटिटी 2000 थी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे 2400 थी, तो एक्चुअल क्वांटिटी 2000 को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन 4:1 के प्रोपोर्शन में डिवाइड किया, तो 1600 और 400 आ गया। क्वेश्चन की डिमांड थी मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस 50 माइनस एक्चुअल प्राइस 60 मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी 1400। पी के लिए जाओगे स्टैंडर्ड प्राइस 100 माइनस एक्चुअल प्राइस 90 इंटू 600, इट विल बी और मटेरियल प्राइस वेरिएंस 8000 एडवर्स टोटल आएगा। दूसरा आपको मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना था, जिसका फॉर्मूला होता है RSQ माइनस एक्चुअल। तो 1600 माइनस 1400 इंटू 50 और 400 माइनस 600 इंटू 100 करना था, तो ये 10,000 एडवर्स आ गया। और लास्ट आपको पूछा गया था यील्ड वेरिएंस, फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो 1920 माइनस 1600 इंटू 50, और बी के लिए 480 माइनस 400 इंटू 100, और इसका टोटल किया तो 24,000 फेवरेबल आया। अगेन याद दिला दूं, आपके सामने जो स्लाइड्स आ रही है इसका PDF आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो।
और अगर आपको फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस, फर्स्ट ग्रुप अगर आपने अभी नहीं दिया है, फर्स्ट ग्रुप का कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस आप लेना चाहते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासेस आप मेरी ले सकते हो। इवन प्रोवाइड कराने को हम टैक्सेशन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं फर्स्ट ग्रुप की। और अगर आप सेकंड ग्रुप की क्लासेस लेना चाहते हो, कोई बच्चा देख रहा हो ऐसा जिसको सेकंड ग्रुप की क्लासेस लेनी है, OMSM, FMBDA, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 सब्जेक्ट मैं टीच करता हूँ। बाकी हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फैकल्टी भी है। और फाइनल के लिए भी याद दिला दूं, SCM और SFM के सब्जेक्ट मैं टीच करता हूं, तो आप हमारी क्लासेस ले सकते हो, मोबाइल ऐप से बाई कर सकते हो मोबाइल के लिए, और हमारी वेबसाइट पे भी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। वैलिडिटी ऑप्शन, मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बेस्ट क्लासेस आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए बड़ा ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन था, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन। द फैक्ट्री ऑफ RS लिमिटेड इज करंटली रनिंग एट 50% कैपेसिटी, और 50% पे आप 5 लाख यूनिट बना रहे हो, 900 रुपए पर यूनिट आपकी कॉस्ट है, मटेरियल है 500, इसमें लेबर है 150, फैक्ट्री ओवरहेड में 150 की कॉस्ट में 60 फिक्स है तो 90 वेरिएबल हो गया, एडमिन ओवरहेड 100 में 50 फिक्स है तो 50 वेरिएबल हो गया। करंटली सेलिंग प्राइस चल रहा है 1000 का। क्वेश्चन ने कहा एट 60% वर्किंग, आपकी जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 500 की वो 2% से बढ़ जाएगी, और जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 1000 का वो 2% से गिर जाएगा। सिमिलरली एट 80% पे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 5% से बढ़ जाएगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 5% से गिर जाएगा। सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करके जाते हो, केवल और केवल फिगर्स चेंज करिए इंस्टीट्यूट ने। एस्टिमेट द प्रॉफिट एट 60 और 80% वर्किंग एंड ऑफर योर कमेंट। तो सर एग्जिस्टिंग भी कंसिडर कर लेते हैं, तो पर्टिकुलर्स के साथ 50, 60 और 80% पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देते हैं। 50% पे 5 लाख यूनिट थी, तो 60 पे हो जाएगी 6 लाख और 80 पे हो जाएगी 8 लाख। फिगर्स काफी बड़ी है तो मैंने सारी की सारी फिगर्स यहाँ पे लैक्स में कंसिडर मैं कर रहा हूं। सर 5 लाख यूनिट है तो 5 इंटू 1000 का सेलिंग प्राइस है, तो योर सेल वैल्यू विल बी 5000। 6 लाख के केस में क्या होने वाला है, आपको सेलिंग प्राइस 2% से कम करना पड़ेगा। 2% से कम करने मतलब 1000 को 2% से कम करने मतलब 20 रुपीज कम करना, 980। तो 980 इंटू 6 लाख करोगे तो इट विल कम 5880 लाख। और क्वेश्चन ने कहा 80% पे जाओगे तो सेलिंग प्राइस को 5% से कम करना है, तो 1000 को 5% से कम करोगे इट विल बी 950। 950 इंटू 8 लाख करोगे तो इट विल कम 7600 लैक्स। इसके बाद सेल में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो मटेरियल 500 रुपए पर यूनिट था, 5 लाख के अकॉर्डिंगली 5 इंटू 500 2500 आएगा। लेकिन जब आप 60% पे काम करोगे तो ये मटेरियल की कॉस्ट 2% से बढ़ जाएगी। 500 का जो 2% होता है 10 रुपए, तो 510 हो जाएगी। तो 510 इंटू 6 लाख करोगे इट विल कम 3060। जब आप 80% पे जाओगे तो 80% पे ये कॉस्ट आपकी 5% से बढ़ जाएगी। 500 का 5% होता है 25, तो 525 इंटू 8 लाख करोगे इट विल कम 4200। इसके अलावा लेबर की बात करें तो लेबर था 150 पर यूनिट, तो 150 इंटू 5 750, 150 इंटू 6 900, 150 इंटू 8 1200। इसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड 150 में 60 फिक्स है, तो इसका मतलब 90 रुपीज जो है वो वेरिएबल है। 90 रुपीज जो है वो वेरिएबल है, तो 90 इंटू एक सेकेंड 60 रुपीज इसके अंदर फिक्स है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई एट द रेट ऑफ रुपी 90। 90 इंटू 5 लाख 450 लाख, 90 इंटू 6 लाख 540, 90 इंटू 8 लाख 720। फिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड है 60 का 5 लाख पे, तो 5 इंटू 60 300। 300 लाख रुपए आपका फिक्स है, तो वो तो फिक्स ही रहने वाला है। इसके बाद एडमिन पे जाते हैं, तो एडमिन 100 रुपए में 50 रुपए फिक्स है, तो 50 रुपए वेरिएबल है। 50 रुपए अगर वेरिएबल है तो 50 इंटू 5 250, 50 इंटू 6 300, 50 इंटू 8 400। फिक्स की अगर मैं बात करूं तो 50 फिक्स है 5 लाख पे, तो इसका मतलब 250 लाख इज द फिक्स, कि 250 तो 250 ही रहेगा। अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट आपका 60% और 80% पे सेम आ रहा है। तो अगर मैं 60% और 80% दोनों पे सेम आए तो बेटर है कि आप 60% पे कम करो। और अगर आप मार्केट ज्यादा कैप्चर करना चाह रहे हो, देखो प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट है तो कम बेचकर सेम प्रॉफिट आ रहा है तो वहां पे जाओ। अगर मार्केट कैप्चरिंग ज्यादा टारगेट है तो फिर आप 80% के लिए जा सकते हो। तो आपको एक्सप्लेन करना है तो कमेंट में आप दोनों तरीके से आंसर अपना दे सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A के साथ
पार्ट बी जो था 6 ए आई थिंक आपने सबने ही ठीक किया होगा। पार्ट बी जो था, पार्ट ए भी काफी ज्यादा इजी सा क्वेश्चन था, कैश बजट लाइक क्वेश्चन। चंदना इज ए लार्ज रिटेलर ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, 25% ऑफ सेल आर फॉर कैश, 25% तो कैश में ही सेल है। द बैलेंस इज ऑन 1 मंथ क्रेडिट, वैसे तो 1 महीने के क्रेडिट पे है, लेकिन कहते हैं दो एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल सेल, टोटल सेल्स का 20% एंड अब बीइंग कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल। कहते हैं वैसे तो हम 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, लेकिन 20% जो है वो टोटल सेल्स का वो 2 महीने में ही रिसीव हो पाता है। तो वी कैन से सर 25% तो कैश सेल्स है, 20% जो है टोटल सेल्स का वो आपको सेकेंड मंथ में मिल रहा है। तो 25 अभी मिल गया, 20 मिलेगा सेकेंड में, तो बचा हुआ जो 55% पार्ट है वो आपको फर्स्ट मंथ में रिसीव होगा। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून की आपको सेल्स दे दी। क्वेश्चन का सबसे पहले यही कहना था शेड्यूल बना के दो, कैश कलेक्शन एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल में और जून में। तो सर ठीक है, केवल और केवल कलेक्शन ही कैलकुलेट करके देना था आपको अप्रैल मई और जून का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शेड्यूल ऑफ कैश कलेक्शन बना लिया अप्रैल मई और जून का, जिसमें सबसे पहले तो कैश सेल्स मैं शो कर रहा हूँ। अप्रैल की सेल्स, मई की सेल और जून की सेल तीनों की 200 200 200 है। तो 200 200 200 का 25% मतलब 50 50 50 तो आपका कैश सेल्स ही आ जाना है। इसके बाद क्वेश्चन ने हमें जब बोला कि 20% तो सेकेंड मंथ में जाएगा, तो इसका मतलब 25 कैश में हो गया, 20% सेकेंड मंथ में, तो बचा हुआ 55% आपको 1 महीने में रिसीव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख दिया कि 1 मंथ में 55% और 2 मंथ में 20% ऑफ सेल आपको मिलेगा। 55% की मैं बात करूं तो अप्रैल में आपको मार्च की रिसिप्ट आएगी, मार्च में सेल थी 160, तो 160 का 55%। मई में आपको अप्रैल की सेल का 55% मिलेगा, अप्रैल की सेल थी 200, तो 200 का 55%, और जून में आपको मई की सेल 200 का 55% मिलेगा, तो 110 और 110 आ जाएगा। सेकेंड मंथ में आपको मिलेगा टोटल सेल्स का 20%। अप्रैल के लिए अगर मैं सेकेंड मंथ की बात करूं, पीछे चला जाता हूं तो फरवरी आ गया, तो 120 का 20%, मई में मार्च का 20% और जून में अप्रैल का 20%। अकॉर्डिंगली आपको आपका कलेक्शन पता लग गया। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने माइनर सा चेंज किया, बोला कहते हैं एन एस्टिमेट ऑफ एडिशनल कलेक्शन इन अप्रैल मई एंड जून इफ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ इज टू बी एनफोर्स्ड और स्ट्रिक्टली। अगर हम स्ट्रिक्टली 1 महीने में जो कलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करें, तो बताओ कि अप्रैल में और जून में एडिशनल कितना कलेक्शन होगा। सर अगर आप स्ट्रिक्टली 1 मंथ में ही कलेक्शन करते तो कहानी ये होती कि कैश सेल्स तो सेम रहेगा। अब क्या होगा, सेकेंड मंथ में जाना ही नहीं है, क्योंकि बचा हुआ जो 75% था वो सारा का सारा आपको एक ही महीने में रिसीव हो जाना है। तो अप्रैल में आपको मार्च का 75% रिसीव हो जाना है, मई में आपको अप्रैल का 75% रिसीव हो जाना है, और जून में आपको मई का 75% रिसीव हो जाना है। तो आपको अप्रैल में 170 मिलता, जबकि पहले वाले केस में कितना मिल रहा था 162, तो 8 एडिशनल मिलेगा। मई में आपको 200 का कलेक्शन आता, जबकि पहले वाले केस में 192, तो 8 का एडिशनल कलेक्शन आता। जून में पहले भी 200 आ रहा था, अभी भी 200 आ रहा है, तो जून में किसी तरीके का कोई एडिशनल कनेक्शन नहीं है। तो सिंपल, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहा था क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है दैट इज फ्रॉम डूपॉन्ट एंड ईवीए क्वेश्चन। मेसर सागर लिमिटेड has reported the following financial data for the financial year ended 31st March 2025। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है, जितना डिटेल में मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, अभी तक जिस डेट पे मैं आपको दे रहा हूं, अभी तक इतना डिटेल में सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया। हाँ, इक्का दुक्का लोगों ने अभी तक, इक्का दुक्का टीचर ने हो सकता है अभी तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा सॉल्यूशन डिस्कस किया हो, बट डिटेल में नहीं, डिटेल में किसी ने भी नहीं किया जितना डिटेल में मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं विद फुल सॉल्यूशन के साथ। मैंने देखा एक आध वीडियो में अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट में पूरा पेपर एनालाइज कर लिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल में, मोस्ट डिटेल सजेस्टेड आंसर
जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूं उस दिन तक किसी ने भी नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक बनना तो करना तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सकें। और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कि आपके यहाँ पे कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं। कोई भी डाउट लग रहा है आपको कि सर मैंने इतना किया है, ये किया है, क्या मार्क्स मिल सकते हैं, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको लगती है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 7A, Mr. Sagar Limited has reported the following financial data for the financial year ended 31st March 2025. ध्यान देना, ये है नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर टैक्स। सर ऑपरेटिंग इनकम बिफोर टैक्स इज नथिंग, ईबीआईटी जो होता है उसी को ऑपरेटिंग इनकम बिफोर टैक्स बोलते हैं। 1,20,000 सेल्स बता दिया है, टोटल एसेट बता दिया है, शेयर होल्डर इक्विटी बता दिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया लेकिन आफ्टर टैक्स है 20,000, मतलब आफ्टर टैक्स है ये, इंटू 1 - t करके निकाला है। बिफोर टैक्स लेके जाना है तो 20,000 डिवाइड बाई 1 - टैक्स रेट करेंगे, बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स का रेट है 25%। कैपिटल एम्प्लॉयड भी बता दिए सीधा सीधा 6 लाख। WACC का रेट भी 10% सीधा सीधा बता दिया। पहले पॉइंट में तो कहते हैं एनालाइज करो रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग डू पॉइंट एनालिसिस। सर डू पॉइंट एनालिसिस में ROE का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज। मैंने फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया, ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन में सेल्स, एसेट टर्नओवर होता है सेल्स अपॉन में टोटल एसेट, और इक्विटी मल्टीप्लायर दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज टोटल एसेट्स अपॉन में टोटल इक्विटी। नेट इनकम, सर नेट इनकम की मुझे यहाँ पे हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नेट इनकम नहीं गिवन था, मुझे नेट ऑपरेटिंग इनकम गिवन था दैट इज ईबीआईटी। तो ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो ईबीटी पे पहुंचूंगा, देन टैक्स माइनस करूंगा तो ईएटी पे पहुंचूंगा। ईबीआईटी 1,20,000 गिवन था, लेकिन जो इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं वो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स नहीं, वो तो बिफोर टैक्स ही होता है, टैक्स बाद में माइनस होता है। तो 20,000 अगर मेरे पास आफ्टर टैक्स था तो बिफोर टैक्स लाने के लिए डिवाइडेड बाई 1 - टैक्स रेट किया, टैक्स रेट था 25%, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 0.75 हो गया, यह आया 26,667। यहां पे हो सकता है काफी सारे बच्चों ने गलती कर दी हो कि 26,667 तो अजीब फिगर आ रही है, 20,000 ही ले लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही जाना है। ईबीटी आ गया, उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो आपका नेट इनकम जो है वो 70,000 रुपए आ गया। डिवाइड बाय सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स क्वेश्चन में गिवन आपके पास 12 लाख रुपए की, एज इट इज कॉपी कर लिया, इंटू 12 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज कॉपी कर लिया 8 लाख, इंटू 8 लाख डिवाइड बाय टोटल इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, कॉपी कर लिया। इसको सॉल्व किया, नेट प्रॉफिट मार्जिन आया 5.83%, एसेट टर्नओवर आया 1.5, फाइनेंशियल लेवरेज आया 2, आंसर आ जाएगा आपका 17.5%। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट में आपको ईवीए बोला, असेस द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए एंड इंटरप्रेट वेदर द कंपनी इज क्रिएटिंग या डिस्ट्रॉइंग शेयर होल्डर वैल्यू। तो सर क्रिएट ही कर रही है वैल्यू, तो क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी आपका पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने का कोई मतलब नहीं बनता। ईवीए का फॉर्मूला होता है आपका एनओपीएटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी। एनओपीएटी सर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन था 1,20,000, इंटू 1 - टैक्स रेट करोगे आपको एनओपीएटी मिल गया, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन थी 6 लाख और डब्ल्यूएसीसी भी 10% गिवन था, तो आपका सीधा सीधा पॉजिटिव 30,000 रुपए आंसर आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्रिएटिंग द वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन ने थर्ड पॉइंट में एक थ्योरी पॉइंट अटैच किया, बोला डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डू पॉइंट ROE एंड ईवीए। सर डू पॉइंट ROE और ईवीए के बीच में आपको रिलेशन इंडिकेट करना था, तो उसके लिए थ्योरी आंसर मैंने दे दिया है, ये आप रीड करके देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही दिया आंसर क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर इसकी 7 नंबर की वेटेज है, इसकी 7 नंबर की वेटेज है, तो मेरे हिसाब से 3 नंबर डू पॉइंट की वेटेज है, 3 नंबर के आसपास ईवीए की वेटेज होगी और 1 नंबर के आसपास रिलेशनशिप, या फिर ये हो सकता है डू पॉइंट की वेटेज 3 नंबर, 2 नंबर ईवीए और 2 नंबर रिलेशन, कुछ ऐसी वेटेज इसकी मोस्ट प्रोबेबली होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 7B की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 7B जो था लर्निंग कर्व में से था। क्वेश्चन तो इजी था बट इसमें हल्की फुल्की एक प्रॉब्लम थी, और वो थी वेरिएबल ओवरहेड 50 पैसा पर लेबर आवर के हिसाब से 3,000 और फिक्स्ड ओवरहेड 50 पैसा पर लेबर आवर के हिसाब से 6,000। एक्चुअल में ऐसा नहीं है,
इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी देखे हैं मैंने, तो यहां पे ये जो है वो 1 रुपए पर आवर होना चाहिए था। कोई बच्चा कहे सर क्या ही फर्क पड़ता है, हम यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट तो कंसिडर करते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं करते, नो डाउट। लेकिन नंबर ऑफ आवर्स जो हैं उसके लिए तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि सर ये जो 30 बोट आपने बनाई है, अगर आप वेरिएबल ओवरहेड को कंसिडर करते हो तो 6000 घंटे बनते हैं, लेकिन अगर फिक्स्ड ओवरहेड के हिसाब से मैं बात करूं तो 12000 घंटे बनते हैं। तो यहां पे नो डाउट प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये फिक्स्ड ओवरहेड 1 रुपए पर आवर होना चाहिए था, 1 रुपए पर आवर होना चाहिए था। अब इंस्टीट्यूट पे है कि इंस्टीट्यूट जो है इसका सॉल्यूशन कैसे देता है। वैसे मैं श्योर हूं 100% श्योर हूं कि ये फिक्स्ड ओवरहेड 1 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंगली कंसिडर किया जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड जो है इसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे 6000 आवर्स कंसिडर किए जाएंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सॉल्यूशन बनाया भी है, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, आपको क्लासेस में करवाया हुआ है, बस सेलिंग बोर्ड्स की जगह वहां पे कुछ अदर चीजें होती है, तो जिसकी वजह से, और वहां पे 30 बोर्ड की बजाय 40 का है क्वेश्चन। हमने जो क्वेश्चन क्लासेस में करा हुआ है उसमें क्या था, 40 यूनिट थी और उसके बाद उनको 80 यूनिट या 120 यूनिट का ऑर्डर और मिला था। तो बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन, और टूलिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ, बस वहां पे 1 रुपए पर लेबर आवर था। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वैसे कोई रेलिवेंसी नहीं है, बट नंबर ऑफ आवर स्टूडेंट कैलकुलेट करें तो 6000 और 12000 अलग अलग आते हैं। इंस्टीट्यूट वेरिएबल ओवरहेड को ही कंसिडर करके आपको आंसर देने वाला है 100% श्योरिटी के साथ। चलो देख लेते हैं। TSLLP has designed a new type of selling board. They have just completed an initial run of 30 boards. तो बैचेस का क्वेश्चन है कि 30 बोर्ड जब हमने बनाई, मटेरियल की कॉस्ट ये है, लेबर की कॉस्ट ये है, टूलिंग कॉस्ट ये है, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट ये है और फिक्स्ड कॉस्ट ये है। The firm has been asked to bid on a prospective contract for 90 selling board. तो 30 बोर्ड तो आप कंप्लीट कर चुके हो, अब आपके पास 90 बोर्ड का ऑर्डर आया, तो 30 पहली और 90 बाद में, तो टोटल तो 120 हो गई। तो 30 से 60 और 60 से 120 आप डायरेक्टली जा पाओगे, आपको लॉग वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। 80% का लर्निंग कब है is thought to be pertinent in this case. Marketing director believes that the quotation is unlikely to be accepted if it exceed rupee 1,10,000, and as the company is short of work, he believes the contract is vital. कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए, लेकिन कहते हैं अगर कॉस्ट हमारी 1,10,000 रुपए से ऊपर जाती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएंगे। तो आपको बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड एट 1,10,000। तो सर सिंपल क्वेश्चन था, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ टाइम बना लेना था। 30 यूनिट आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, 90 का और ऑर्डर आया, तो आपका टोटलिटी में 30 + 90 120 तक जाना है। 30 का डबल 60, 60 का डबल 120, 30 का एक बैच है तो 60 के 2 बैच हो गए, तो 120 के 4 बैच हो गए। टाइम की मैं बात करूं, वेरिएबल ओवरहेड के बेसिस पे आपको जाना था, यहाँ पे 6000 घंटे यहाँ पे लग रहे थे। लर्निंग अप्लाई करोगे 80% की तो 6000 का 80% 4800, इसका 80% 3840। टोटल टाइम निकालना है तो 6000 इंटू 1 बैच 6000, 4800 इंटू 2 बैचेस 9600, 3840 इंटू 4 बैचेस 15360। तो 30 से 120, ये जो 90 एडिशनल यूनिट बना रहे हो, इसमें आपका टाइम लग रहा है 9360 का। कॉस्टिंग देख लेते हैं। सर 30 बोट की जो कॉस्ट थी मटेरियल की 20,000 थी, तो 90 की हो जाएगी आपकी 60,000। लेबर की कॉस्ट 24,000 थी, तो 90 की हो जाएगी आपकी 72,000। और वो 72,000 नहीं, वो तो आपने आवर्स कैलकुलेट कर ही लिए हैं। आवर्स कितने कैलकुलेट किया आपने, 9360। तो 9360 और रेट था आपका क्वेश्चन में यहाँ पे 6000 घंटों के लिए 24,000 रुपए की कॉस्ट है, तो 4 रुपए का रेट था, तो 4 रुपए के रेट के अकॉर्डिंगली ये कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल, इसके अलावा मैं बात करूं तो टूलिंग कॉस्ट रीयूजेबल टूल्स है, तो 30 बोट में यूज किए वही 90 में भी यूज हो जाने हैं, सिंपल सी बात है। तो इसकी अलग से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो है नहीं, क्योंकि आपके पास शॉर्ट ऑफ वर्क है, तो आप मिनिमम जो कॉस्ट है वही कैलकुलेट यहाँ पे करने वाले हो। तो ठीक है सर, रीयूजेबल कॉस्ट नहीं आएगी। वेरिएबल ओवरहेड 50 पैसा पर लेबर आवर के अकॉर्डिंगली है, तो 9360 के लेट भी 4680। फिक्स्ड ओवरहेड भी एक्स्ट्रा तो है नहीं, कंसिडर नहीं करोगे, आपके लिए तो ऑर्डर लेना ज्यादा जरूरी है। तो टोटल कॉस्ट आपकी 1,02,120 ही है, जो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है। 1,10,000 रुपए आपको वहां से मिल रहा है, तो ऑफकोर्स आपको ये ऑर्डर ले लेना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको 7,880 का प्रॉफिट
होने वाला है। तो क्वेश्चन इजी था, अगर इस प्रिंटिंग मिस्टेक को इग्नोर किया जाए तो क्वेश्चन काफी इजी था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 था, लास्ट क्वेश्चन, पार्ट ए प्रैक्टिकल फ्रॉम डिसीजन थ्योरी और पार्ट बी आपको पार्ट ए जो है डिसीजन थ्योरी में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा, पार्ट बी जो है वो थ्योरेटिकल देखने को मिला। 8A सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर रहे हो अपनी क्लासेस में, मैक्सिमिन, मिनिमैक्स, मैक्सिमैक्स, लैपलेस, सेविज, हर्विग, सब कुछ आप करके जाते हो। तो 4 यहाँ पे क्राइटेरिया आपसे पूछे गए थे जो आप करके गए हो। अगर कोई बच्चा करके गया तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8A। स्वादिष्ट लिमिटेड, a food product company, is contemplating the introduction of a revolutionary new product with new packaging to replace the existing product at a much higher price, S1. Moderate change in the composition of the existing product with a new packaging at a small increase in price, S2. Small change in price, S3. Possible state of nature event 3 है, high increase in sales, N1, no change in sales, N2, decrease in sales, N3. ये सर वैसे तो फालतू ही डेटा था। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी वर्कड आउट द पे ऑफ इन टर्म्स ऑफ ईयरली नेट प्रॉफिट। ये जो डेटा है ये प्रॉफिट है फॉर ईच ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर दिस इवेंट एक्सपेक्टेड सेल, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये है आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक तरीके से। तो जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो 3 स्ट्रेटजी, 3 स्टेट ऑफ नेचर में प्रॉफिट आपको बता दिया। क्वेश्चन ने कहा आइडेंटिफाई ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर स्वादिष्ट लिमिटेड बेस्ड ऑन मैक्सिमिन अप्लाई करना है। सर सबसे पहले आपको ये मैट्रिक्स कॉपी करनी पड़ेगी। ये मैट्रिक्स कॉपी करके मैक्सिमिन अप्लाई करना है। तो मैक्सिमिन में क्या होता है, पहले आप मिनिमम फिगर पिक करोगे। मिनिमम फिगर है पहली रो में 150, सेकंड स्ट्रेटजी में 0, थर्ड स्ट्रेटजी में 2 लाख। तो सिंपल सी बात है कि ठीक है, 1,50,000, 0 और 2 लाख। मिन तो हो गया, मैक्सी अप्लाई करना है तो इसमें से मैक्सिमम पिक कर लो, 2 लाख रुपए का होगा। तो S3 जो है दैट स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड। पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में आपको मैक्सी मैक्स अप्लाई करना है। फिर से आप इसी क्वेश्चन को कॉपी करोगे। मैक्सी मैक्स है तो सबसे पहले मैक्सिमम फिगर रो वाइज पिक कर लो, 7 लाख, 5 लाख और 3 लाख। अब इस मैक्सी में से भी मैक्स ले लो, मैक्स मतलब 7 लाख रुपए। तो स्ट्रेटजी 1 शुड बी अडॉप्टेड एज पर मैक्सी मैक्स। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है लैपलेस। लैपलेस में इक्वल प्रोबेबिलिटी एज्यूम की जाती है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज फिगर कैलकुलेट करते हैं। 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये 3 है। 5 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 3, और प्रॉफिट है तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा दैट शुड बी कंसीडर। तो स्ट्रेटजी 1 शुड बी अडॉप्टेड। और फोर्थ जो रिक्वायरमेंट थी वो थी हर्विक्स। हर्विक्स क्राइटेरिया में हमें अल्फा वैल्यू की जरूरत होती है जो कि गिवन है 0.4, क्योंकि अल्फा जो है वो डिसीजन के लिए डी वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करता है, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू मैक्सिमम इन ऑल्टरनेटिव प्लस 1 माइनस ए इंटू मिनिमम इन ऑल्टरनेटिव। तो जो स्ट्रेटजी 1 है, अल्फा तो 0.4 रहेगा ही, मैक्सी क्या है इसमें 7 लाख, और 1 माइनस 0.4 करके दैट इज 0.6, 1 माइनस 0.4 करोगे 0.6 इंटू मिनिमम वैल्यू 1,50,000, तो ये आ जाएगा 3,70,000। सेकंड में 0.4 इंटू मैक्सिमम वैल्यू 5 लाख प्लस 0.6 इंटू 0, उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 लाख। थर्ड में 0.4 इंटू 3 लाख प्लस 0.6 इंटू 2 लाख, सॉल्व करोगे आएगा 240। मैक्सिमम है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो मैक्सिमम लेना है S1, दैट इज स्ट्रेटजी 1 शुड बी अडॉप्टेड। काफी इजी था अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो। अपनी क्लासेस में मैं तो करवा के भेजता हूं, चारों के चारों कॉन्सेप्ट करवाए हुए थे। जो भी अपने स्टूडेंट है आराम से करके आए होंगे। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए किस किस बच्चे ने सही आंसर किया है। और लास्ट जो था क्वेश्चन नंबर 8B, सर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मैंने आपको रिवीजन लेक्चर भी करवाया था, उसमें भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। ये स्लाइड भी आपको याद होनी चाहिए अगर कोई बच्चा करके गया है। तो ये 9 पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के, ये आपको याद करके जाने थे। 9 में से अगर आपने 7 पॉइंट भी
सही लिख दिया है बिल्कुल, तो आपको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स वहां पे मिल सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जो दिसंबर 2025 में हुआ। लास्ट में अगर मैं क्लियरली बात करूं, एमसीक्यू इजी था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2A इजी था, 2B भी इजी था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3A को इजी कहना कोई समझदारी नहीं है। मॉडरेट या टफ क्वेश्चन में ही मैं कवर करूंगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आप नहीं करते। बी पार्ट इजी था, बट इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। हो सकता है मार्केट प्राइस कंसीडर किया जाए, हो सकता है जैसे मैंने किया वैसे किया जाए, हो सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह वो कंसीडर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए इजी था। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी जो था वो टेक्निकल पॉइंट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है, इसमें सेल वॉल्यूम वेरिएंस में हो सकता है काफी सारे बच्चों ने गलती करी हो। बी पार्ट काफी ज्यादा इजी था। 6A बहुत ज्यादा इजी था। 6B भी काफी ज्यादा इजी था। 7th क्वेश्चन जो था, 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट इजी थे। 8th क्वेश्चन जो था इसका पार्ट काफी ज्यादा इजी था। तो 60 प्लस मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इजी पेपर था। बाकी वैसे भी अगर मैं बात करूं, देखो 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने थे। अगर आप थ्योरी वाले क्वेश्चन छोड़ते हो तो उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ोगे। अगर आप जो टफ वाले क्वेश्चन छोड़ते हो तो फिर आप थ्योरी भी अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से पेपर पैटर्न तरीका तैयार किया गया, जो कि ठीक है, मॉडरेट था मेरे हिसाब से। 60 प्लस मार्क्स काफी बच्चों के आने चाहिए, इवन 70 प्लस भी आने चाहिए, अगर आपकी पॉलिसी या पेपर को हैंडल करने का तरीका ठीक रहा हो। तो हो सकता है 80 प्लस भी किसी के देखने को मिल जाए, अगर थोड़ा सा और ज्यादा आपने कॉस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करके क्वेश्चन को किया हो। लास्ट में अगेन यही कहूंगा, जो आपने पीडीएफ, जो आपने सॉल्यूशंस देखे उसका पीडीएफ आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्लासेस की जरूरत है, ग्रुप 1 की कॉस्ट अकाउंटिंग मैं टीच करता हूं, सेकेंड ग्रुप में OMSM FMBDA मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं टीच करता हूं, फाइनल में HCM और SFM में टीच करता हूं, सभी के पेपर के सॉल्यूशंस में लेकर आने वाला हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको दे दिया है, जल्दी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का भी मिल जाएगा, और बाकी जो मेरे सब्जेक्ट हैं सबका सॉल्यूशन 100% डिटेल में, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है बिल्कुल वैसे ही हम करने वाले हैं। कुछ ही दिनों के अंदर सारे के सारे सॉल्यूशंस में लेकर आ जाऊंगा। कोई भी क्लासेस आपको चाहिए जो मैं टीच करता हूं, आप डायरेक्टली हमारी मोबाइल ऐप से बाई कर सकते हो। मोबाइल में देखने के लिए इमीडिएट एक्टिवेशन है क्लासेस का। हार्ड कॉपी अगर आप बाई करते हो वहां से, हार्ड कॉपी में विद इन 7 to 10 डेज आपके घर पे पहुंच जाएगी। सॉफ्ट कॉपी अवेल करते हो, पीडीएफ ऑलरेडी अटैच है, इमीडिएट बेसिस पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। आपको लैपटॉप डेस्कटॉप पे क्लासेस देखनी है, वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, विद इन 24 आवर्स आपको क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी गिवन है, टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कीजिए फॉर अपडेशन, नोटिफिकेशन, आवर क्लासेस, ऑफर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।